नमस्ते फिर से। मैं कौरुष मेहराबी हूँ और ये हमारे सेल बॉक्स का तीसरा सत्र है। मुझे उम्मीद है कि इस वायरस का हर विवरण हल हो जाएगा ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से सेवा दे सकें। तो चलिए नए विषयों की ओर बढ़ते हैं और ये एक बहुत ही छोटा कोर्स है। पिछले सत्र में हमने जिन सामग्रियों पर चर्चा की थी, निश्चित रूप से हमने आपको शतरंज के मोहरे के संबंध में एक व्यायाम दिया था और हम शतरंज के मोहरे के लिए एक अंगूठी से शुरू करेंगे। मैंने आपके लिए एक नमूना बनाया है, लेकिन हम नए सामग्री पर भी चर्चा करना चाहते हैं। आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि हम स्प्लाइन को पूरी तरह से परिभाषित क्यों नहीं कर सकते, भले ही हम यहाँ सभी आवश्यक दूरी और आयामों को बारीकी से प्रदान करें। निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए एक विधि उपलब्ध है। हालांकि हम पहले सरल विधि का प्रयास नहीं करेंगे। बाद में यदि समय अनुमति देता है और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो हमारे पास एक विशिष्ट शैली विकल्प उपलब्ध स्प्लाइन उपश्रेणी है जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता है। इच्छित वक्रता प्राथमिकताओं के आधार पर अद्वितीय वक्र खींचें। उदाहरण के लिए मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से ऐसा आर्क खींचा है। विशेष आकार को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए सही तरीके से कैसे आगे बढ़ें, हमारे उपकरण संसाधनों में प्रदान किए गए इस सहायक अक्ष का उपयोग करके मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मेरी मंशा विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर संरेखण सुनिश्चित करने की ओर निर्देशित है। मैं स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग कर रहा हूँ। पहले हम इस डायमेंशन को 50 का मान देते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि इस कोण में निश्चित रूप से मैं ठीक से क्लिक नहीं कर सका। चलो इसे फिर से चुनते हैं। इसका कोण 165 डिग्री से 20.5 डिग्री है। लंबाई नहीं भूलें, यहाँ 120.5 डिग्री है। हम उन्हें इस तरह या उस तरह आयाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मैं इसे चुनता हूं और मान लीजिए कि यह 16 और आधा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम वर्तमान में दृश्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारे पास कोई चित्र या कुछ ऐसा होता जो हमने खुद डिजाइन किया होता, तो हम निश्चित रूप से पहले इसे कैनवास पर खींचते और एक श्रृंखला के आयाम सेट करते जो हमें एक साथ पार करना होता। बिल्कुल, भविष्य के सत्रों में अगर भगवान ने चाहा तो हम एक संदर्भ छवि के आधार पर डिजाइन पर भी काम करेंगे। आइए इस आयाम को 50 और ऊंचाई को 21 पर सेट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी स्प्लाइन काली हो गई है, पूरी तरह से परिभाषित है और सब कुछ सेट और ठीक है। अगली चीज जो मैं वास्तव में करना चाहता हूं वह बहुत अच्छी है। मैं यहाँ एक वृत्त भी खींचना चाहता हूं, लेकिन ये ठीक बीच में नहीं आया। ये महत्वपूर्ण है कि यह इस रेखा पर सही हो ताकि डिजाइन पूरा हो सके। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब मैं अतिरिक्त भागों को काटने और हटाने जा रहा हूं क्योंकि यही सब मैं हासिल करना चाहता था। बिल्कुल, इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ वही शक्ति है जो काफी महत्वपूर्ण है। सब कुछ पूरी तरह से परिभाषित है। मुझे बस ये याद रखना है कि 2016 और उससे ऊपर के साइड वेक्टर इन्वर्जन में अपनी सभी स्केच लाइनों को बंद करना है। जब स्केच बंद होता है तो ये हाईलाइट यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकट होती है कि सब कुछ पूरा हो गया है। आइए ऐसा पुनर्मूल्यांकन करें। हालांकि अगर आवश्यक होता तो मैं और अधिक विवरण जोड़ सकता था। पिछले स्केच में मैं इस हेडर को भी खींचा करता था, लेकिन अब हम इसे दूसरे स्केच में कर रहे हैं। मैं इस रेखा का चयन करता हूँ। यह क्या है? यह वास्तव में हमारे मॉडल का एक हिस्सा है। वह वक्र जो हमारे पास यहाँ है। जब मैं इसे सामने के दृश्य से देखता हूँ और मैं इस स्केच में हूँ, तो मैं इसे चुन सकता हूँ और परिवर्तित करने के लिए हिट कर सकता हूँ।
कन्वर्ट क्या करता है, जो कुछ भी हमने पीछे चुना है उसे इस नए स्केच में एक रेखा के रूप में पहचाना जाता है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और यह इसे इस तरह खींचता है। यह फंक्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हमें जिन तत्वों की आवश्यकता है वे सटीक रूप से प्रदर्शित हों, जिससे हमारे डिजाइन की अखंडता बनी रहे। अब मेरे पास यह है, जब तक मैं हमारे स्केच को फिर से नहीं बनाना चाहता। अब चलिए एक और क्रिया पर चलते हैं, जैसे अतिरिक्त आकृतियों को हटाना। इन अनावश्यक तत्वों को हटाने से स्केच को साफ करने में मदद मिलती है, जिससे आवश्यक घटकों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। मैंने इसे भी रीसेट किया और अब चलो इसे फिर से विकसित करते हैं। यहाँ मर्ज परिणाम विकल्प हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहता है, जो इन दोनों को एक में मिलाता है। यह विकल्प जटिल डिजाइनों में उपयोगी है जहां कई तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है, जिससे समग्र संरचना को सरल बनाया जा सके। प्रबंधित करना अधिक सामंजस्यपूर्ण और आसान हो जाए। यदि मैं इस मर्ज को हटा दूं, यहाँ मेरे लिए एक फोल्डर बनाया जाएगा, सॉलिड बॉडीज कहा जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह इसे एक बॉडी के रूप में पहचानता है। यह इसे एक और बॉडी के रूप में भी पहचानता है। फिलहाल विवरण पर ध्यान न दें, क्योंकि बाद में हम मॉडल के सभी हिस्सों के साथ विस्तार से निपटेंगे। इस कहानी के लिए हमारा मॉडलिंग अलग होगी। खैर, हमने इसे यहाँ खींचा है। अब मुझे सटीक विवरण ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि घोड़ा या शायद ऊंट का आकार यहाँ कुछ ऐसा है। यह ध्यान रखना है कि हालांकि हमें इन आकृतियों को सटीकता सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित करना चाहिए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करेंगे ताकि समय और प्रक्रिया सरल हो। मैं उनमें से एक को काटना चाहता हूं और सभी को छोड़कर विकल्प का उपयोग करना चाहता हूं, जो एक ऐसा फीचर है जो हमें निर्दिष्ट भागों को छोड़कर सभी भागों पर परिवर्तन लागू करने की अनुमति देता है, ताकि यह दोनों तरफ से इस आकार को ले सके, हमें ऐसा रूप दे सके। अब यह बहुत न्यूनतम हो गया है, लगभग सरलता की सीमा तक, और हम किनारों पर कुछ अतिरिक्त आकृतियां भी बना सकते थे, जिसे हमने पिछले चरण में पर्याप्त रूप से किया था, जहां हमने किनारे की विवरण पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया। आइए इस किनारे का चयन करें और इसे यहाँ एक छोटा फिलेट दें, जैसे 0.3 यूनिट। यह एक सूक्ष्म गोलाई है जो समग्र डिजाइन को बढ़ाती है। अब हमारे पास अन्य कार्य हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को और अधिक परिष्कृत और पूरा करेंगे। अब एकल टुकड़े के रूप में यह बहुत दिलचस्प नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनका एक पूरा परिवार सेट हो, जैसे कि घोड़ा, ऊंट, राजा और प्यादे, तो शायद यह अपनी जगह पा सकता है। ठीक है, चलो रिंग में चलते हैं और इसे एक त्वरित प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि जो आंतरिक भाग मैंने आपके लिए किया था, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार हम रबर के भाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हमारे लिए इसे अभ्यास करना और लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उदाहरण के लिए हमारे पास यह आकृति है और मैं इससे लगभग 5 मिमी का ऑफसेट बनाना चाहता हूँ। मैं अंत को बंद करना चाहता हूँ। अगर यह आर्क आकार में है तो यह एक वक्र तरीके से बंद होगा, और अगर यह एक रेखा है तो एक सीधी रेखा हमारे लिए पर्याप्त होगी। यह मत भूलिएगा, बेशक यहाँ केंद्र रेखा खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीधी रेखा है जो इसके चारों ओर घूमेगी, लेकिन चूंकि हमारे पास एक परिभाषित स्थिति है, हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यह आपके काम की शुरुआत है, किसी भी गलती से बचने के लिए इसे खुद से बनाना बेहतर है। बाद में जब आप अधिक कुशल हो जाएंगे तो आप इस भाग का चयन कर सकते हैं जब आप वास्तव में क्रांति करना चाहें। आप देखिए, हम सभी इसे इस तरह से चुन सकते हैं कि यह इसके चारों ओर घूमे। खैर, फिलहाल हमारा इरादा अगले स्थान पर जल्दी बढ़ने का है। मैं ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। मैं इस सभी को इस रेखा के सापेक्ष मिरर करता हूँ
और इसे एक एक्सट्रूड कट मानता हूँ। मैं उस तरफ से सभी को सही तरीके से चुन सकता हूँ या दोनों को सही तरीके से चुन सकता हूँ, क्योंकि ये भाग इसके साथ इंटरेक्ट कर चुका है। हाँ, चलो रेशमी पैमाना पर चलते हैं। पैटर्न दिशा, जो उस दिशा को इंगित करती है जिसमें हम घुमाना चाहते हैं। मैं इसे चुन सकता हूँ। मैं इस सतह को चुन सकता हूँ क्योंकि अंतिम आदेश जिसके साथ मैंने काम किया था वह यह एक्सट्रूड कट था। यह स्वचालित रूप से इसे यहाँ चुन लिया है। अगर इसे चयनित नहीं किया गया तो आपका ट्री डायग्राम शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ आते हैं और अपने एक्सट्रूड कट का चयन करते हैं। एक बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि बॉडीज की संख्या बढ़ती है तो यह भाग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब मैं कमांड को निष्पादित करना चाहता हूं तो रखने के लिए बॉडी का संदेश आता है, जो मूल रूप से यह संकेत करता है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका एक हिस्सा हवा में तैर रहा है जो अन्य हिस्से से अलग है। आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप कौन सा भाग रखना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, नहीं, मेरे लिए सभी को रखें, लेकिन निश्चित रूप से यह आकार ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह आपको एक त्रुटि भी दे सकता है, इसलिए हम एक उचित संख्या चुनते हैं, जैसे 7। ठीक है, अब चलो इसके चारों ओर एक डिजाइन बनाते हैं। बेशक ये हिस्सा धात्विक हो गया है, तो पहले चलो इसके चारों ओर कुछ रबर जैसा लगाते हैं। अब अगर हम ये करने जा रहे हैं तो हम वास्तव में अभी ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इस आकार को एनिमेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, या हम इसे रेंडर करने के लिए कर रहे हैं और अपना काम खत्म कर रहे हैं। यह केवल सतह पर ठीक दिखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक डिजाइन या यांत्रिकी के छात्रों को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए और मॉडलिंग बहुत अधिक जटिल हो सकती है। हम बस इस तरह कोई भी रेखा नहीं खींच सकते। हर चीज के पीछे एक कारण और तर्क होना चाहिए। शायद हम यह केवल अपने मॉडलिंग कौशल को मजबूत करने के लिए दिखावे के लिए कर रहे हैं। हमने यहाँ ऐसा कुछ बनाया और मेरा एक समकक्ष से संबंध है। मैं इनाम पर क्लिक करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या मैं इसे चक्र में विलय करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह टायर अलग रहे। और फिर मैं किनारों पर एक फिलेट लागू करता हूं ताकि यह थोड़ा अधिक प्राकृतिक लगे। और निश्चित रूप से हमें इन क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फिलहाल यह मायने नहीं रखता। तो हमने कहा कि हम उस फीचर को कैसे बनाते हैं। यहाँ आप कुछ चीजें कर सकते हैं। एक ये है कि आप इस शीर्ष दृश्य में आकार खींच सकते हैं, या आप यहाँ एक नया पृष्ठ बना सकते हैं। हमने अभी तक एक पृष्ठ बनाने का तरीका एक साथ नहीं सीखा है, इसीलिए फिलहाल मैं उस शीर्ष पृष्ठ पर काम करूंगा। उदाहरण के लिए मैं इस तरह का एक आकार बनाऊंगा, बस ये याद रखने के लिए कि इनको बंद स्केच में वापस लाना है। यह प्रक्रिया आकार के आयामों और अनुपातों पर सावधानी पूर्वक विचार करने में शामिल है। प्रत्येक रेखा और वक्र को रखा गया है ताकि इच्छित परिणाम मिले। मुझे उनका मूल्यांकन करने और बनाने दें। तो मैंने यहाँ ऐसा कुछ खींचा। आप देख सकते हैं कि यह स्केच इस पृष्ठ पर बनाया गया है। मैं इस ई को कैसे प्रभावित कर सकता हूँ? इस भाग पर ध्यान दें, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले, यदि हम चाहते हैं कि यह प्रमुख हो, तो हमें इन दांतों को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रूड कमांड का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक्सट्रूड को हटा दूं, अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसे इसी तरह ऊपर लाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ कुछ ऐसा रखना चाहता हूं, मतलब यह इससे निकलकर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यह केवल इस हिस्से को प्रभावित करता है। भले ही हम मर्ज को हटा दें, यह हमारे आकार को विकृत कर चुका है। यह सिर्फ यही हिस्सा है। हाँ, यह बुरा नहीं है, लेकिन यह वह नहीं है जो हम चाहते थे। हालांकि यह हिस्सा बहुत अजीब हो गया है। खैर, एक तरीका है। आप क्या कर सकते हैं? आप इस स्केच पर वापस जा सकते हैं जिसे हमने यहाँ बनाया था। हम कह सकते हैं कि फ्रेम सेक्शन में यह मुझसे पूछता है कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। मैं कहता हूँ कि उस पृष्ठ से, और ये कहता है, नहीं, कृपया उस सतह या पृष्ठ से शुरू करें जो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ,
ठीक है, मुझे बताओ। मैं यहाँ से कहता हूँ और ये कहता है ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और 252 तक जाऊँगा। मैं कहता हूँ नहीं, ये बहुत ज्यादा है, बस 1 मिलीमीटर, उदाहरण के लिए। अब चलिए देखते हैं कि पिछले वाले के साथ क्या अंतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक आर्क है जो उसी आर्क से मेल खाता है जो सतह से शुरू हुआ था, जिससे वेदी के लिए काम बहुत अधिक स्वाभाविक हो गया है। अब हम कहते हैं, उदाहरण के लिए 1.5 मिलीमीटर। ये एक तरीका है जिसका हम अपने काम को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ और शामिल नहीं है। मर्ज विकल्प चालू होना चाहिए किक, और हम कहते हैं कि यह चालू होना चाहिए ताकि ये टुकड़े एक साथ रहें। अन्य तरीके भी हैं। अब अगर हम कल्पना करें कि हम इस गड्ढे को बनाना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से निकासी कट का उपयोग करना चाहिए। हम कहेंगे कि यह सतह से शुरू होना चाहिए और इस बार यह अंदर की ओर जा रहा है। आप यहाँ निकासी कट के साथ एक बहुत पतली परत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक खोल भी बन सकता है। कभी कभी जब छात्र इसका अभ्यास करते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप इसके चारों ओर दिशा सक्रिय करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं कि इस निकासी कट को एक निश्चित संख्या में मिलीमीटर ऊपर काटें, तो यहाँ निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। बात यह है कि यहाँ जो पतली परतें की बनाई जा सकती हैं, उन्हें आपके लिए साफ भी किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए हमने यह आकार बनाया है और हम वृत्ताकार पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निकासी कट को भी निर्दिष्ट किया गया है। अब संख्या निर्धारित करना बाकी है। बिल्कुल, ये सब समान अंतराल में है। अगर हम कहते हैं कि हर 15 डिग्री पर एक बनाना है, या हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए 10 डिग्री पर यह कितनी दूर गया है। अगर 22 किरणें बनाई जाती हैं, तो यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि सभी समान रूप से अपेक्षा कर रहे हैं। अभी हमारे लिए यह देखना बेहतर है कि संख्या कितनी ऊंची जा सकती है। यह अधिक स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी जाती है कि आपके रैम और हार्ड ड्राइव के आधार पर आपका कंप्यूटर धीमा हो सकता है, क्योंकि यह सब अंततः बहुत संसाधन गहन है। वे एक नया पृष्ठ बना रहे हैं और मैंने 56 पृष्ठ बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि लोडिंग पूरी करने के लिए आ गई है। यह फॉर्म मेरे लिए किया गया है। हालांकि मैंने एक बहुत सरल पैटर्न चुना। आप काम को और अधिक आकर्षक और यथार्थवादी बनाने के लिए अधिक जटिल पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। हम घूर्णन कट को नहीं भूले हैं। हम इन 2 आयतों को जो मैंने इस भाग के चारों ओर खींची हैं, घूर्णन कर सकते हैं। वैसे मुझे बताने दें कि मैंने यह क्यों जोड़ा। यहाँ घूर्णन कट में 2 रेखाएं हैं, उदाहरण के लिए इसके बगल में रखी गई हैं। खैर, यह नया पाठ है। बेशक, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि आप वह फूलदान भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने 3 हैंडल का उल्लेख किया, क्योंकि यह हमेशा हमारा घूर्णन कट होता है। हमने पिछले पाठों की बहुत समीक्षा की है और नया पाठ वही रहता है। वीडियो के बाद कितना समय बीत चुका है यह मायने नहीं रखता, क्योंकि यह भाग भी महत्वपूर्ण है। आपको बताना आवश्यक है कि जो व्यायाम हम आपको देते हैं उनमें नए पाठ शामिल हैं, और यह बेहतर है कि आप निश्चित रूप से काम पूरा करें, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है। चलिए कल्पना करते हैं कि यह फूलदान हमारा है और इसे खोखला होना चाहिए। मैंने इस शून्य को खोखला होने के लिए चुना है। खैर, हम एक फूलदान बनाना चाहते थे जिसमें 3 हैंडल हों। हम इसके लिए कितने प्रकार के हैंडल बना सकते हैं? मैं जो पहला तरीका उपयोग करना चाहता हूं वह निकासी कट है। इसे हम सामने की सतह पर रखेंगे। हम यहाँ कुछ ऐसा बनाएंगे।
केंद्र की ओर बढ़ते हैं। चलो इसे इस तरफ ऑफसेट करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यह हैंडल, चलो इसे थोड़ा खींचते हैं। चलो इसके आकार को परिभाषित करते हैं। कोई बात नहीं, तुम जानते हो। इस तरह मैं शायद इन सभी रेखाओं को फिर से नहीं खींच पाऊं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं वास्तव में इस IJ को चुन सकता हूं और कन्वर्ट पर क्लिक कर सकता हूं, और यह मेरे लिए एक स्केच के रूप में सभी रेखाएं बनाएगा। हमारे पास केवल अतिरिक्त रेखाओं का एक सर्किट है जिसे ट्रिम टूल संभाल सकता है, और हम इस विशेष क्षेत्र में देखते हैं। निश्चित रूप से इस विशिष्ट क्षेत्र में की हाइलाइट्स को सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखता हूं कि मैं निश्चित रूप से मुख्य कमांड के बाहर एक स्केच रखना चाहता हूं, ताकि इसे पृष्ठ से बाहर निकलने की विशेषता मिल सके। उदाहरण के लिए, 5 मिलीमीटर में एक समस्या है। वह विशेष समस्या क्या है? जैसा कि हम वर्तमान में पृष्ठ की समस्याग्रस्त मोटाई की गलती देख रहे हैं, यदि मैंने आपको मोटाई की गलती के बारे में नहीं बताया, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम अक्सर इस गलती का सामना करते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अब विलय विकल्प हटा दूं, तो यह त्रुटि गायब हो जाएगी, लेकिन समग्र आकार बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा हैंडल इस हिस्से से खुला है। भले ही हम मोटाई बढ़ाएं, आप देखेंगे कि यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह तरीका सही नहीं है। बिल्कुल, अगर हम बस इसे काम करने के लिए चाहते हैं, तो हमारे पास इसके लिए एक तरकीब है, जो यह है कि जब हम यहाँ मोटाई देखते हैं, हम सावधानी से इस सहसंबंध विकल्प को हटा सकते हैं, जो इसे एक साथ चिपका रहा है। इसे हमारे फूलदान के मांस के अंदर थोड़ा सा अंदर की ओर ले जा सकते हैं, और इस तरह से नीचे का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। खैर, ये गलती है। यह हिस्सा अतिरिक्त है। ये दोनों एक साथ चिपक नहीं रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि यह बिंदु उस बिंदु के साथ विलय होना चाहिए। यह विकल्प सामने आया था, लेकिन अब जब हमने विलय विकल्प बंद कर दिया है, तो हम देख सकते हैं कि यह आपकी बैठक में चला गया है। अब इससे एक और गलती हुई है, लेकिन औपचारिक गलती को ठीक कर दिया गया है। लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो यह दिलचस्प नहीं है। मैं अब विलय विकल्प चालू करने जा रहा हूं। जो हुआ वह यह है कि मेरे लिए मोटाई की गलती अब नहीं बन रही है, और इसके बजाय मैं देखता हूं कि चूंकि ये एक टुकड़े में मिल गए हैं, ऐसा लगता है कि यह किनारे से बाहर निकला है और यहाँ से कोई और समस्या नहीं है। बिल्कुल, इसे वर्तमान दृश्य से देखें। यदि हम इसे देखें तो यह हैंडल पूरी तरह से एक निकाली गई और सीधी आकृति में है। ठीक है, यह एक प्रकार है। यदि आपका डिज़ाइन वास्तव में ऐसा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि सही और गलत तरीके हैं। अब चलिए एक और तरीके का परीक्षण करते हैं। यह आकार भी हमने इसे मांस में लिया। चलो यहाँ रिवॉल्व टूल का उपयोग करके एक रेखा खींचते हैं। खैर, यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री के बजाय मैंने इसे उदाहरण के लिए 15 डिग्री पर सेट किया। अंधे मोड़ के बजाय मैं फिर से केंद्र से इसे बनाने के लिए क्षेत्र का चयन करता हूँ। अब अगर हमारे पास वह समस्या फिर से नहीं है, तो केवल एक कमी क्या है? यह है कि हैंडल का अंत सामने की ओर चौड़ा हो गया है, जो इसके घूर्णन आंदोलन के कारण है। लेकिन यह अभी भी एक विधि है। हैंडल बनाने के लिए मुझे आपको बताना चाहिए कि इस काम के लिए सबसे अच्छी विधि स्वाइप मूवमेंट है, जो आपको उस समय वास्तव में वह हैंडल बनाने और डिज़ाइन करने की अनुमति देती है जो आप चाहते हैं।
उस समय यह अब 2 चरणीय प्रक्रिया नहीं होगी। आज हम स्वाइप पर एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम 3 हैंडल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप समझते हैं कि अगर संख्या 56 है तो हम संख्या को 3 पर सेट करते हैं। इस तरह मैं आपको बस यह समझाना चाहता हूं कि यदि आपने विलय हैंडल चालू नहीं किया है और वास्तव में यह एक अलग भाग के रूप में आया है जो वास्तव में एक अलग शरीर नहीं है, तो जब आप पैटर्न को दोहराना चाहेंगे तो इसे इस तरह से पेश किया जाएगा। आपको यहाँ विशेषता का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अब एक विशेषता नहीं है। इसे एक शरीर के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए इस फीचर को आजमाते हैं। मैं चुनना चाहता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमें एक त्रुटि नहीं बल्कि वास्तव में कहता है कि यह स्वीकार्य नहीं है और इसे एक शरीर के रूप में चुना जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं एक शरीर है। हाँ, मैं फीचर मोड से बाहर निकलूंगा और शरीर अनुभाग में जाऊंगा ताकि कह सकूं, कृपया इस शरीर का पैटर्न बनाएं और इसे इस तरह कॉपी करें। अब चलिए नए पाठ पर चलते हैं जो स्वीप के बारे में है। स्वीप के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन पहले चलिए देखते हैं कि यह क्या है। मेरी शीर्ष पृष्ठ पर मैं इस मार्ग का पालन करते हुए एक रेखा खींचूंगा और अगले स्केच में, उदाहरण के लिए, सामने के तल पर जो हमारे शीर्ष तल के बिल्कुल लंबवत है, मैं कहता हूं कि मैं इस तरह का एक स्केच बनाना चाहता हूं, एक वृत्त। अब मैं विशेषताओं में जाता हूं और एक्सट्रूड का उपयोग करने के बजाय मैं स्वीप का चयन करना जानता हूं। यह कहता है, आपकी प्रोफाइल क्या है? मैं वास्तव में यह कहता हूं। यह पूछता है कि मार्ग क्या है? हम कहते हैं कि यह है। जब इन दोनों का चयन किया जाता है तो यह आपके लिए इस मार्ग के साथ एक वृत्त बनाता है। यह इसे एक आकार देता है और यह निश्चित रूप से बहुत सरल है। अब मैं स्वीप कमांड को भी हटा देता हूं और यहां वापस आता हूं। अब चलिए कल्पना करते हैं कि यह वृत्त थोड़ा सा किनारे पर है, जिसका अर्थ है कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर हम अब स्वीप लागू करते हैं तो क्या होगा? यह कहता है कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और मार्ग प्रारंभिक बिंदु से आगे बढ़ता है। हमारे पास कई विकल्प हैं और यदि हम उन्हें आपको समझाना चाहते हैं तो विकल्प अनुभाग में फॉलो पोस्ट का अर्थ है कि यह हमारे मार्ग का पालन कर रहा है। यदि मैं इस स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए सेट करता हूं तो इसका क्या अंतर है? यह वृत्त हमारी मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देता है और जैसे जैसे यह ऊपर जाता है, यह मेरे लिए उसी पृष्ठ पर वही वृत्त बनाए रखना चाहता है। इस कारण से, चूंकि यह इस आर्क में चला गया है, मेरा आकार पतला हो जाता है और अंत में आप देख सकते हैं कि यह अभी भी उसी पृष्ठ पर जारी है जहां यह घूमेगा। यह उस मार्ग के साथ सीधे जा रहा है। अब मैं इसे फिर से दबाऊंगा ताकि आप अंतर देख सकें। यहाँ यदि हम आकार को देखें तो हम देखते हैं कि इसकी विशेषताओं के कारण हमारा आकार भी बदल गया है। एक बहुत ही शानदार कार्यात्मक भाग है जिसे प्रोफाइल ट्विस्ट कहा जाता है, जो आकार को लेता है और उसे घुमाता है। यह डिग्री, त्रिज्या या क्रांति में हो सकता है, जहां हम यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि हम इसे इस मार्ग के चारों ओर कितनी बार घुमाना चाहते हैं, चाहे वह 2, 3 या 4 बार हो। केवल तभी जब घुमावों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हमारा आकार अनिवार्य रूप से विकृत होना चाहिए ताकि यह इस मार्ग के साथ फिट हो सके। मुझे लगता है कि इसके लिए संख्या 5 अच्छी होगी। चलो इसी के साथ चलते हैं।
इसे इस मार्ग का पालन करने के लिए कुछ हद तक विकृत किया गया है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे यह इस मार्ग का पालन करता है, यह एक टेलीफोन तार या किसी अजीब आकार की तरह भी मुड़ता है। हम उन मॉडलों को बना सकते हैं जो आपके मन में आते हैं, लेकिन अभी के लिए हम आज के पाठ के लिए उन आंदोलनों को नहीं करना चाहते। इसके बजाय हम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल चार्जर बनाने की इच्छा रखते हैं और हम इसके केबल को मॉडल करने के लिए स्वीप का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात संक्षेप में समझाता हूँ। केवल एक साधारण स्केच का उपयोग करने के बजाय हम एक अधिक जटिल 3D स्केच का उपयोग करना चाहते हैं। 3D स्केच वास्तव में क्या है? हमारा पारंपरिक स्केच हमेशा एक सपाट सतह पर किया जाने वाला था, लेकिन 3D स्केच में आप वास्तव में पूरे 3 आयामी स्थान का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं एक रेखा उठाता हूं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उस उपकरण के बगल में आप एक X और Y देखते हैं। ये X और Y का क्या मतलब है? कृपया ध्यान दें कि X और Y यह संकेत करते हैं कि ये पीले रेखाएं उस विशेष X और Y तल पर खींची जानी हैं। मैंने इसे बनाया और टैब कुंजी दबाने पर यह हमारे लिए दिखाई देने लगा। अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि विमान बदल गया है। मैं फिर से टैब कुंजी दबाता हूँ और स्थान एक बार फिर बदल जाता है। मैं टैब दबाते रहता हूँ और रेखाएं खींचता हूँ। यहाँ हमारे लिए दृष्टि की रेखा स्पष्ट हो जाती है। अब समझें कि हमने कुछ ऐसा बनाया है, लेकिन अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो हम वास्तव में इसे देख सकते हैं। यह विभिन्न सतहों पर स्थान में किया जाता है। उस पहले नज़र में हमने देखा कि वे ग्राफिटी बच्चे जमीन और दीवारों पर कुछ काम कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि जमीन पर एक 3 आयामी मात्रा है, लेकिन वास्तव में वे इस तकनीक का उपयोग एक ऑप्टिकल भ्रम बनाने के लिए करते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि जब हम टैब कुंजी दबाते हैं तो ये पृष्ठ क्यों नहीं बदलते। कभी कभी ऐसा होता है, शायद सॉफ्टवेयर क्रैक के कारण। यदि आप देखते हैं कि आप जो भी करें वह ठीक नहीं होता है, तो मॉन बॉक्स को बंद करें और फिर से खोलें। यदि आप अपना काम सहेजते हैं, मॉन बॉक्स को बंद करते हैं और फिर से खोलते हैं, तो उम्मीद है कि यह काम करेगा। ठीक है, चलो धैर्य रखें। उदाहरण के लिए मैं यहाँ इस विशेष स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक सीमा खींचता हूँ। जब मैं स्केच से बाहर निकलता हूं तो इस पर ध्यान दें। यदि आपका 3D स्केच चुना गया है तो आप देखेंगे कि इसका रंग नीला है। अगर मैं फिर से 3D स्केच पर क्लिक करता हूं तो यह मेरे लिए उसी 3D स्केच को संपादित करेगा और एक नया नहीं खोलेगा। इस पर ध्यान दें, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ आकर हमारे सामान्य रूटीन के अनुसार एक वृत्त बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसे स्वैप करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा रास्ता है। यहाँ आप देखेंगे कि क्या होता है। यह अब इसकी पुष्टि नहीं करेगा। एक पृष्ठ आपके लिए खुलेगा जिसे चयन प्रबंधक कहा जाता है। आप यहाँ राइट क्लिक भी कर सकते हैं ताकि चयन प्रबंधक को लाया जा सके, जिसे वास्तव में मॉन बॉक्स के रूप में समझा जाना चाहिए, जहाँ मैं इस वृत्त को एक स्केच के रूप में पुष्टि करता हूँ। अब मैं चयन प्रबंधक को फिर से लाऊंगा और इसे अपने पथ के रूप में परिभाषित करूंगा। अभी भी इसने आपके लिए किसी भी समस्या से बचने के लिए पूर्वावलोकन नहीं दिया है। मैं सुझाव देता हूं कि भविष्य में जब हम और अधिक उन्नत होंगे, हम एक दूसरे के लिए इन्हें संरेखित करेंगे। मैं आपसे कृपया एक दूसरे के लिए ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। आपको यह अलग अलग स्केच में करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जब यह कार्य पूरा हो जाए तो मैं कह सकता हूं, उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि यह वृत्त मुख्य पृष्ठ पर हो। आप देख सकते हैं यह एक स्केच है और यह एक और स्केच है। अब चलिए अपने स्वीप पर चलते हैं। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि यह वृत्त
आप देखिए, हमसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि इसके अलावा कुछ और नहीं है और मेरा रास्ता यही है। बिल्कुल, मैं यह समझाता हूँ कि हम केवल एक वृत्त तक सीमित नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, यह एक वर्ग या बहुभुज हो सकता है। हम जानते हैं कि इस तरह से केंद्रित एक आयत कैसे बनाई जाती है। वास्तव में हमारे पास एक बहुभुज होता है और यहाँ इसे बहुभुज के आकार में खींचा गया है, लेकिन यह वास्तव में बहुभुज नहीं है। आप यहाँ अपनी इच्छानुसार किसी भी संख्या में भुजाएं चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 7 पक्ष चुनते हैं तो यह हमारे लिए एक हेप्टागन बनाएगा, या आप इसे पेंटागन, चतुर्भुज, त्रिकोण, या यदि आप चाहें तो एक रेखा में भी बदल सकते हैं। हम पक्षों की संख्या के साथ जो चाहें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कह सकता हूं कि मैं एक हीरे के आकार में 4 तरफा आकृति चाहता हूं। यह आपका प्रोफाइल बन जाता है, या आप स्प्लाइन के साथ एक अजीब आकार भी बना सकते हैं और वह आपका प्रोफाइल बन जाता है। इसका असर नहीं होता, यह हमारा रास्ता होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता था, यदि आपकी प्रोफाइल गोल है तो आपको उन वृत्तों को खींचने की आवश्यकता नहीं है। स्वीप ऑप्शन में एक फीचर है जिसे आप गोल प्रोफाइल के रूप में चुन सकते हैं। आप देखिए, यह अब आपसे प्रोफाइल के बारे में नहीं पूछेगा। आप बस इसे बताएं, यह मेरा पथ है, और यह कहेगा मैं इसे सही अंत के साथ गोल आकार में बनाऊंगा। गोल प्रोफाइल के लिए बस बताएं कि त्रिज्या कितनी बड़ी होनी चाहिए। आप देखिए, एक बार जब एक संख्या एक तरफ से स्वीकार कर ली जाती है तो यह दूसरी तरफ से स्वीकार नहीं की जाती। इन गोल प्रोफाइलों के इतने बड़े होने के कारण हमारी आकृति समस्याओं का सामना करती है। वे इस भाग के कारण प्रवेश करती हैं। यह वहां होना चाहिए। भले ही मैं इसे 200 और Z पर सेट करूं, यह इसे स्वीकार करेगा। यदि यह उससे आगे बढ़ता है तो ये भाग एक दूसरे से टकरा जाएंगे और आकार बहुत स्वीकार्य हो जाएगा। अब स्प्लाइन का उपयोग करने वाले पथ अधिक स्पष्ट हैं, क्योंकि उनकी विशिष्ट और चिकनी वक्रता उभरती है। इसे परीक्षण करने और सब कुछ अपेक्षित रूप से कार्य कर रहा है। हम 3D स्केच में लौटते हैं, जहां मैं टूल बार से स्प्लाइन टूल चुनता हूं। जब आप स्प्लाइन का उपयोग उसके सामान्य डिफ़ॉल्ट स्थिति में करते हैं तो आप इन विशेष हैंडल टूल्स के साथ इसे स्थान में हेरफेर और समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि हम अब केवल नियमित स्केच वातावरण में नहीं हैं। इसके बजाय हम वास्तव में 3D स्पेस में काम कर रहे हैं। क्या यह आपके लिए ठीक है? चलिए गोल प्रोफाइल के साथ स्वीप ऑपरेशन पर चलते हैं। इस चरण में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमारी प्रोफाइल लगातार बड़ी होती जाती है तो एक ऐसा बिंदु आ सकता है जहां यह आर्क मुड़ सकता है या विकृत हो सकता है। हालांकि यदि हमारा तार पर्याप्त मोटा है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ एक मोड़ है और कार्य को कुशलता से पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रोसेसिंग कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि मैं इसे 200 पर सेट करता हूं, तो चलिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं ताकि सीपीयू अपने कार्य को पूरा कर सके। हाँ, ये अब कर रहा है। अब चलो आकार देखते हैं। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह वास्तव में आकार है, लेकिन यह निश्चित रूप से वह नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं या जिसकी मुझे अपेक्षा थी। इसने बस दयालुता से ऑपरेशन को निष्पादित किया और हमने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन यह निश्चित रूप से वही नहीं है जो मैं चाहता था या जिसका इरादा था। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वह यह है कि आपके पास एक बहुत ही तेज स्क्रू हो सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा ही। उदाहरण के लिए चलिए एक बार फिर से देखते हैं। लगभग 10 मिलीमीटर वास्तव में इतना छोटा है कि यह इस स्क्रू के माध्यम से गुजरता है। यदि हम इसे 10 पर सेट करते हैं, जब यह विश्लेषण करना शुरू करता है तो एक संभावित समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप देख सकते हैं कि वक्रता अत्यधिक बड़ी है कि यह उस विशेष पथ के साथ मोड़ने में असमर्थ है।
पिछले संस्करणों में जब मैं सॉफ्टवेयर साइडवर्क्स के साथ काम कर रहा था तो ये इसकी पुष्टि भी नहीं करता था, लेकिन अब यदि यह क्रिया कर रहा है तो आकार बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ और यह निश्चित रूप से इस विशेष तरीके से विकृत होगा ताकि वह उस विशेष स्क्रू में मुड़ सके। तो चलिए एक उपयुक्त और सही आकार बनाते हैं और इस टिली स्केच और स्वीप टूल का उपयोग करके इसे सटीकता से मॉडल करते हैं। मैं समन्वय केंद्र से शुरू करूंगा और यहाँ एक रेखा खींचूंगा। फिर मैं Y धुरी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और Z धुरी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगला मैं Y धुरी के साथ धीरे धीरे और जानबूझकर ऊपर जाना चाहता हूँ और फिर अलग अलग अनुक्रमिक रूप से और व्यवस्थित रूप से X धुरी के साथ और वास्तव में Z धुरी के साथ इस तरह से एक संरचना बनाना, मूल रूप से एक कुर्सी। इस तरह चलो उन्हें थोड़ा आकार देते हैं ताकि काम साफ और व्यवस्थित हो। यह आकार चौड़ाई में 200 मिलीमीटर और ऊंचाई में 300 मिलीमीटर होना चाहिए। सभी चीज़ों को सही ढंग से संरेखित और व्यवस्थित करने के लिए हमें माप में सटीक होना चाहिए। यह सटीकता काम की समग्र गुणवत्ता और रूप को बनाए रखने में मदद करेगी। संख्याएं पूरी तरह से यादृच्छिक हैं, लेकिन यदि हम सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो आयामों को भी एर्गोनोमिक मानकों और अन्य आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। ऊंचाई लगभग 500 मिलीमीटर होनी चाहिए और यह 220 मिलीमीटर होनी चाहिए। वास्तव में मैं वर्तमान में ऐसा कुछ मॉडलिंग कर रहा हूँ। अब जब मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने कुर्सी के एक्सट्रूजन का आधा डिज़ाइन किया है, लेकिन चलो इसे थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए कुछ फिलेट जोड़ते हैं। मैं लगभग 40 के फिलेट जोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा। हाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ और एक और यहाँ। धन्यवाद। अब चलो स्वीप पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका आकार गोल हो और पथ की मोटाई 25 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कुछ ऐसा है। आमतौर पर सममित आकारों के लिए हम उनका आधा भाग बनाते हैं और बाकी को मिरर करते हैं। बेशक यह आपकी मॉडलिंग कौशल पर निर्भर करता है। आपको पूरा डिज़ाइन बनाना आसान लग सकता है। प्रत्येक मॉडलिंग प्रक्रिया के अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, विभिन्न सॉफ्टवेयर के साथ। उदाहरण के लिए स्वीप और फिलेट के साथ 3D आकार बनाना आसान हो सकता है। मुझे हमेशा फ्रंट व्यू से शुरू करना पसंद है। कुछ लोग उदाहरण के लिए साइड व्यू से शुरू करते हैं। यह सब अनुभवात्मक है। हम फिलेट लेते हैं और इसे इस प्लेन के सापेक्ष लागू करना चाहते हैं। यह सही है कि पूरा काम एक स्वीप है। हम इसके लिए इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं, या हम जानते हैं कि इसमें एक शरीर भी शामिल है और मैं शरीर का भी उपयोग कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ? इस तरह का एक आकार बनाया गया और चूंकि मर्ज विकल्प स्पष्ट था, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि डिज़ाइन निर्बाध और प्रभावी हो। हमें अक्सर इस पर वापस लौटने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह हमारे डिज़ाइन प्रक्रिया में एक मौलिक कदम के रूप में कार्य करता है। लेकिन अब हमें अपहोल्स्ट्री और इसी तरह की चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए? आइए इसे और कूल और अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। हम कुर्सी के बैठने के क्षेत्र के लिए एक कवर बनाने के लिए एक फ्रंट पैनल चुनते हैं जो समग्र डिज़ाइन का एक आवश्यक हिस्सा है। मैं फ्रंट पैनल का चयन करता हूं और इसे बारीकी से स्केच करता हूं। यहाँ मैं हमारे पास मौजूद प्रोफाइल के सापेक्ष एक वृत्त बनाता हूं और बीच में एक केंद्र रेखा बनाता हूं जिससे सटीकता और सहीता सुनिश्चित होती है। अब स्प्लाइन टूल का उपयोग करते हुए मैं यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ। उससे पहले मुझे इस स्प्लाइन को इस रेखा के प्रति लंबवत बनाना है, क्योंकि बाद में
मैं इसे इस रेखा के सापेक्ष मिरर करना चाहता हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह निश्चित रूप से लंबवत है, ताकि रेखा उस दिशा में सुचारू रूप से जारी रहे और यह स्प्लाइन और यह वृत्त समकोणीय हों। यह कदम डिजाइन में समरूपता और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसे केंद्र रेखा करना चाहता हूँ, जो अंतिम उत्पाद में संरेखण और सामंजस्य के लिए मार्गदर्शक है। यहाँ मैं कुछ थोड़ा ऊंचा या थोड़ा अधिक ऊंचा खींचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा ट्रिम करना चाहता हूँ। वास्तव में यहाँ एक चमड़े का कवर है जो चारों ओर लिपटा हुआ है और अंत तक गया है। मैंने यहाँ क्यों रोका? क्योंकि आमतौर पर हमें थोड़ा अधिक सहिष्णुता लागू करने की आवश्यकता होती है, हालांकि हम वर्तमान में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम वर्तमान में एक स्कीमेटिक मोड में काम कर रहे हैं, जो मॉडलिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत पेशेवर नहीं है। अब मैं इन सभी पर विचार करूंगा। बिल्कुल, मुझे पहले दर्पण चुनने की अनुमति थी, और फिर चूंकि यहाँ एक केंद्रीय रेखा है, इसलिए इसके आधार पर इनका मिरर करना बेहतर होगा। यह मिरर किया हुआ आकार है। अब आप कह सकते हैं कि यह स्केच बंद नहीं है, इसलिए आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं, और आप सही हैं। इसलिए यहाँ एक विकल्प उपलब्ध होता है जिसे थिन फीचर कहा जाता है, जो मुझे बताता है कि मैं इसे एक मोटाई दे सकता हूँ, जैसे कि सामग्री स्वयं इससे ऑफसेट की गई है। यह मुझसे पूछता है कि मैं कौन सी मोटाई चाहता हूँ, 1 मिमी, 2 मिमी, 3 मिमी। आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई बढ़ रही है। अब मुझे लगता है कि 1.5 मिलीमीटर पर्याप्त होगा, बस बाहर या अंदर। आप देख सकते हैं कि यह रेखा ऊपर या अंदर जा रही है। चूंकि मैंने इसे रॉड के बहुत करीब बनाया है, मैं बाहर कहता हूँ, लेकिन यह कहाँ से शुरू हुआ? उस सामने के तल से, जो यहाँ अस्वीकार्य है। याद रखें कि हमें एक विशिष्ट तल से एक्सट्रूजन शुरू करने के लिए कहा गया था, जिसे मैंने आपको बताया था। अंतिम विकल्प, ऑफसेट विकल्प, हमें बताता है कि हमें 70 मिमी आगे बढ़ना है, उसी सामने के तल के समानांतर जिससे मैंने शुरुआत की थी, प्रभावी रूप से स्केच से शुरू करते हुए। अब मैं अपनी एक्सट्रूजन करूंगा। उदाहरण के लिए, चलिए सोचते हैं कि मैं इसे थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि 210 मर्ज विकल्पों को हटाना बुरा नहीं होगा, ताकि यह एक अलग सामग्री हो, मूल रूप से एक पूरी तरह से अलग शरीर, जो बाद में जब हम इसे रेंडर करना चाहेंगे तो इसका प्रारूप बहुत बेहतर होगा। ये बिल्कुल सच है कि यहाँ एक रेखा है, लेकिन ये रेखा केवल स्कीमेटिक है। अगर हम इसे छायांकित मोड में ध्यान से देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वहाँ कोई कोण या कुछ और नहीं बनाया गया है जो मेरे इच्छित आकार को बिगाड़े। हम निश्चित रूप से पीछे के लिए भी वही आंदोलन करना चाहते हैं। मैं सावधानीपूर्वक शीर्ष सतह का चयन करता हूं और ऊपर से देखता हूं। अब मैं अपने स्केच को बारीकी से बनाऊंगा और देखूंगा कि इस वृत्त का केंद्र ठीक कहां है। मैं ऐसा एक वृत्त बनाऊंगा और मैं यहाँ केंद्र रेखा को भी संरेखित करूंगा, और हम इसके आकार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए इसे एक अलग तरीके से बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यह यहाँ से सीधे आया है, और ऐसा करके हम विभिन्न संभावनाओं और दृष्टिकोणों का अन्वेषण कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें चीजों को एक नए कोण से देखने की अनुमति देता है। और अब मैं इन दो रेखाओं को यहाँ एक दूसरे के लिए स्पर्श करने वाला बनाने जा रहा हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे ठीक एक बिंदु पर छूती हैं, और यह रेखा इस दूसरी रेखा के लिए स्पर्श करती है, वही स्थिति बनाए रखते हुए। अब जो मैं करना चाहता हूँ वह थोड़ा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसमें एक अनोखा दृष्टिकोण शामिल है, इसलिए मैं इसे यहाँ सावधानी से रखूँगा, इसे सटीक रूप से संरेखित करते हुए। और अब मैं चाहता हूँ कि यह रेखा और यह रेखा इस तरह से बातचीत करें कि
मैं इस वृत्त के केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली इस रेखा को परावर्तित करूंगा। अब ट्रिम कार्य क्षमता का उपयोग करते हुए मैं इस भाग को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ वास्तव में क्या करना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए पूरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से चुनें और इसे ठीक इसी रेखा के आधार पर मिरर करें। अब यह सच है कि इस समय यह एक बंद स्केच का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर मैं अभी एक्सट्रूड पर क्लिक करता हूं तो यह यहाँ दिखाए गए आकार में एक्सट्रूड होगा। हालांकि इस विशेष समय पर थिन फीचर के रूप में लेबल किया गया विकल्प वास्तव में हमें इसके पिछले स्थिति में चालू किया जा सकता है, इससे पहले कि कोई संशोधन किया गया हो। यह हमेशा बंद था, जिसका अर्थ है कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका स्केच प्रारंभ में बिना अंत के था। यह किसी भी तरह से ठीक से बंद नहीं था। अब अंततः मैं इन तत्वों को फिर से खेल में लाऊंगा। मान लीजिए, हाइपोथेटिकली बोलते हुए, मैं एक को इतना मोटा बना देता हूं कि अंततः यह इस रॉड के निकटता के संदर्भ में संरेखित होने के लिए थोड़ा और करीब हो जाता है। हम आफत 7 का उपयोग फिर से स्केच पृष्ठ के बजाय करेंगे और शायद इसे थोड़ा ऊपर उठाना बुरा नहीं होगा। शायद इससे यह कुल मिलाकर थोड़ा बेहतर दिखेगा। मैं मर्ज विकल्प को हटा दूंगा, जिसका मतलब है कि मेरे पास वास्तव में 3 शरीर हैं: संरचना, निचला मिल और यह समर्थन। इसमें और पिछले में क्या अंतर है? पिछले में आफत 7 किया गया है और चिपकाया गया है, जबकि इसमें रबर जैसा स्थिति है। हमने इसे अंदर मजबूर किया। यदि हम चाहते हैं कि हमारा आकार थोड़ा अधिक परिष्कृत हो, तो यहाँ एक स्क्रू या कुछ सामान रखना बेहतर है। मैं आपको एक शैक्षिक टिप देना चाहता हूँ। यदि मैं इस दृश्य से और साइड व्यू से यहाँ एक छिद्र बनाना चाहता हूँ, तो ये दोनों छिद्र समान होने चाहिए। आइए इसे दोनों तरफ से एक साथ काटते हैं। अब ध्यान दें कि डिफ़ॉल्ट स्थिति में चयनित शरीर हाईलाइट किया गया है, या सभी शरीर की स्थिति में यह मेरे लिए पूरे ऑब्जेक्ट का चयन करता है, लेकिन यह वही नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं इसे शरीर मोड में संपादित करना चाहता हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि कृपया केवल इस ऑब्जेक्ट पर असर डालें। यह हमारा शरीर। क्योंकि मर्ज को हटाने से एक और शरीर बनता है, यह हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए ये छिद्र अब हमारी छड़ के लिए बनाए गए हैं। वास्तव में अगर मैं इसे हटा दूं और छिपा दूं, तो आप देखेंगे कि केवल हमारी छड़ के लिए छिद्र बनाया गया है। लेकिन अब जब यह छिद्र बना दिया गया है, तो मैं देखता हूं और देखिए कि यह छड़ वास्तव में ठोस थी, कोई प्रोफाइल नहीं। यह वास्तव में एक ठोस छड़ थी, और आम तौर पर ऐसी स्थिति नहीं होती है। वे पूरी तरह से ठोस छड़ का उपयोग नहीं करते हैं। तो मुझे अगला क्या करना चाहिए? मैं पहले किए गए एक्सट्रूड कट को हटा दूंगा। उससे पहले मैं शेल विकल्प का चयन करूंगा। अब जब मेरे पास 3 शरीर हैं, तो यह विकल्प मेरे लिए बनाया गया है, पूछते हुए कि आप किस शरीर पर शेल लागू करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह शरीर जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, या मैं इसे यहाँ पेड़ दृश्य का उपयोग करके चुन सकता हूँ। जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो यह नारंगी हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि यह लोहे की प्रोफाइल मेरा शरीर हो। क्या आप इसका चेहरा हटाना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ 1 मिलीमीटर की मोटाई चाहता हूँ। हम 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर कहते हैं। चलिए 2 मिलीमीटर कहते हैं। अब इस लोहे की प्रोफाइल में छिद्र बनाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इसे आफत 7 किया गया है। अब अगर मैं आकर वास्तव में इस स्केच को बाहर निकालता हूं और इसे दोनों तरफ से काटता हूं, तो हम अंतर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र अब ठोस नहीं है। हम प्रोफाइल का उपयोग ढीले तरीके से करते हैं। हमने अभी तक गुलदस्ते के लिए कुछ विशेष नहीं किया है, लेकिन हम इसे इस पर करेंगे। यह ऊंचाई से है, और जब हम इस स्प्रिंग पर क्लिक करते हैं, तो
तो ये पीछे चला जाता है। मैं इसे फिर से निकालूंगा, सही पृष्ठ पर आऊंगा और इसे फिर से चुनूंगा। मैं इस रास्ते पर गया ताकि आप देख सकें कि अब हम छिपी हुई रेखाएं देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दो वृत्त जो आप यहां देख रहे हैं, मैंने उन्हें कंट्रोल के साथ चुना और उन्हें वापस लाने के लिए कन्वर्ट पर क्लिक किया। लेकिन क्या अंतर है, मैं निर्यात कट भी करना चाहता हूं। तो चलो इस आकार को फिर से दिखाई देते हैं। मैं इसे शुरू करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए यह केवल यहीं से इसे प्रभावित कर सकता है। रॉड पर और कोई काम नहीं बचा है, केवल यह निकासी कट किया जाएगा इस भाग पर, चाहे वह चमड़ा हो या पीछे। आइए इस स्थिति पर ध्यान से नजर डालते हैं। हम निचले भाग पर भी उसी प्रक्रिया को पूरी तरह से कर सकते हैं। याद रखें कि हम इस प्रक्रिया में इसे भी मिरर कर सकते हैं। सौभाग्य से पैनल बिल्कुल केंद्र में स्थित है और मैं इसे कर सकता हूं। मैं इसे मिरर करूंगा और कहूंगा कि मेरी आखिरी विशेषता यह निकासी कट है। कृपया इसे दाहिने पैनल के सापेक्ष मिरर करें, क्योंकि यह एक साइड व्यू फीचर था। यह निश्चित रूप से एक पैनल चयन होना चाहिए, न कि केवल कोई दो आयामी स्थिति। कई लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए जब मैं एक 3 आयामी वस्तु को मिरर करना चाहता हूं तो सावधान रहें। इस क्रिया को एक पैनल के सापेक्ष करने के लिए एक और पैनल होना चाहिए। अब यहाँ निश्चित रूप से चलो एक पिन या स्क्रू भी डालते हैं, ताकि साइड व्यू में एक किताब जैसी संरचना हो जिसमें बहुत सारे स्क्रू और पिन और छोटी छोटी चीजें हों। लेकिन फिलहाल हम इस पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक भविष्य में। मुझे लगता है कि इस सत्र के लिए यही काफी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले सत्र के लिए एक लैंप शेड तैयार करें जिसमें निकासी कट, रिवॉल्व और स्वीप शामिल हों। कैसे? हमारे पास एक लैंप शेड है जो आपके फूलदान की तरह एक गोल आकार में ऊपर की ओर जाता है, जिसमें एक लैंप होता है जिसे आप वास्तव में उस विशेषता रिवॉल्व का उपयोग करके बनाते हैं। यह संदेश कहता है, क्या आप साल के वैक्स पर 20 मिनट से काम कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर गया और आपने अपनी फाइल को स्टाइल नहीं किया है। यह एक अच्छा संदेश है। मुझे आपकी फाइल को स्टाइल करना याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर बिजली चली जाती है और असहेजित काम खो जाता है तो यह एक आपदा होगी। बेशक एक पुनर्प्राप्ति विधि है, लेकिन हम उस पर भविष्य में चर्चा करेंगे। अब मैं एक लैंप शेड चाहता हूं जिसमें एक लैंप हो। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विवरण उपयोग करते हैं, ताकि आप इसे स्वयं अनुभव कर सकें। मैं एक तार बनाना चाहता हूं। इस लैंप शेड के लिए यह तार एक बिंदु से निकलता है जो एक प्लग से जुड़ता है, और प्लग को निश्चित रूप से एक निकासी कट के साथ बनाया जाना चाहिए जिसमें 2 प्रॉन्ग होते हैं जो सॉकेट में फिट होते हैं। बस सावधान रहें कि तार, मान लीजिए कि हमारे लैंप शेड का तार वही है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से एक 3 आयामी है। सुनिश्चित करें कि इसे इस तरह से स्थिति में रखें कि यह इस तरह न हो जाए, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ एक ग्राउंड सतह है। यदि हमारा तार ग्राउंड स्तर से नीचे जाता है तो कल जब हम इसे रेंडर करना चाहेंगे तो ऐसा लगेगा कि तार कारपेट में चला गया है और वापस ऊपर आया है। इसके लिए एक रेल जैसी संरचना बनाएं ताकि तार ऊपर आ सके। हम यहाँ एक सहायक रेखा खींचने जैसा कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह संकेत करने के लिए कि यह मेरा ग्राउंड स्तर है। बाद में इसका एक निश्चित मोटाई होगी, इसलिए यह पहले इस बिंदु पर जाती है जहां यह तार की ऊपर की ओर गति के कारण जमीन को छूती है, लेकिन फिर यह वापस नीचे जाने लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तार का आकार को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। अब इसे थोड़ा और रहस्यमय बनाने के लिए मैं इसे एक कॉलम के साथ झुके हुए तरीके से स्केच करूंगा।
उदाहरण के लिए ये इस तरह से निकलता है। मैं कहता हूँ ठीक है, पहले ये यहाँ आता है, हमारी काल्पनिक रेखा जमीन पर लगती है, फिर यह थोड़ा ऊपर जाता है ताकि आप इन हैंडलिंग के साथ थोड़ा आसान काम कर सकें। आप शो स्केच के इस भाग में राइट क्लिक कर सकते हैं। त्रिकोण। मेरी भाषा कौशल बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए मैं कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर सकता हूँ। आप इन तीरों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि आपका संरेखण X, Y और Z अक्षों के साथ पूरी तरह से और बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहाँ एक मार्गदर्शिका खींचता हूँ, उदाहरण के लिए इसमें एक दोष है। आपका संरेखण निश्चित रूप से अधिक होना चाहिए और इसे इस कोण से इतना ऊंचा नहीं रहना चाहिए। बस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। इस पर काम करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम आपको यह क्रिया देते हैं ताकि आप थोड़ा अभ्यास कर सकें। खैर, इस बिंदु तक यह बुरा नहीं है। अब यह हिस्सा बाकी है। बेशक जब मैं इसे पहले खींच रहा था तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे उस काम के साथ कुछ समस्याएं आईं और यह अंततः यहाँ आ जाता है। ये प्रबंधन हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं कि उदाहरण के लिए यह पहले एक समकोण पर निकलेगा, जैसे कि शुरुआत में डेफिडे, लेकिन यह निश्चित रूप से और बिना किसी संदेह के इस विशेष तरीके से होना चाहिए। अब काल्पनिक रूप से बोलते हुए मान लेते हैं कि यह होता है। जब हमारा काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब हम इस प्रारंभिक परिचय पर लौटेंगे और आवश्यक उभार को सावधानीपूर्वक बनाएंगे। आइए इसे एक तरफ रख दें ताकि मैं इसे स्थायी और पूरी तरह से हटा सकूं, ताकि हमारा आकार गलत तरीके से शुरू ना हो। अगर हम तार को देखें तो यह बिल्कुल भी प्रामाणिक और वास्तविक नहीं लगता। इस स्थिति में तार का होना बहुत ही असंभव है। इन हिस्सों को बिल्कुल निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत में यह आकार यहाँ थोड़ा गलत लग सकता है, लेकिन यह ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेन को कैसे देखना है। आप इस तरह का आकार बना सकते हैं और फिर इस हिस्से को काट सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अब मैं इस सतह का चयन करूंगा और कहूंगा कि मैं यहाँ स्केच करना चाहता हूँ, जो आपकी पसंद के किसी भी रूप या आकार में हो सकता है। मैं इसे बहुत जल्दी और हड़बड़ी में करूंगा। फिर इससे 2 शाखाएं निकलेंगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ समय बाद आकार थोड़ा अधिक पेशेवर और परिष्कृत होगा। हम एक स्क्रू बना सकते हैं, उदाहरण के लिए, ताकि यह थोड़ा सुंदर, अधिक संरेखित और सौंदर्यपूर्ण लगे। वास्तव में यह व्यायाम हमें हमारे पाठ्यक्रम, हमारे घूर्णन और स्वीप तकनीकों की ओर वापस ला सकता है, जिन्हें हमने आज सीखा। धन्यवाद और अगले सत्र में मिलते हैं।